एग्जाम के बाहर हम कुछ बात नहीं करने वाले, हम वो बात करेंगे जो एग्जाम में आनी है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर। कभी भी आपसे कोई पूछे डेसिमल में कोई नंबर दे दे और पूछे ये पूर्णांक है, तो आपने क्या जवाब देना है? आपने कहना है नहीं सर ऐसा नहीं है। और मतलब बहुत गजब रिजल्ट भी रहा था उसका। हालांकि उस बच्चे के 93 मार्क्स थे मैथ्स में, उन दोनों के लगभग 90 से ऊपर ही थे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक इस ब्यूटीफुल से चैनल में, जहां पे हम आपको पूरी क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, वो भी हिंदी मीडियम में, है ना। कई बार हम बच्चों से मिलते थे तो बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, सर हिंदी मीडियम को पढ़ाने के लिए कोई बेहतर टीचर नहीं है। तो आ गए हिंदी मीडियम को पढ़ाने के लिए बेटा बहुत बेहतर टीचर, जिन्होंने खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ाया और काफी सालों तक हिंदी मीडियम को पढ़ाया है ना। और अब तो खैर आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बेटा, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। और वास्तविक संख्याएं जो कि आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। आप जानते हैं हमारी वन शॉट सीरीज जो चल रही है, इसमें हम हर चैप्टर का वन शॉट आपको कराएंगे। तो पहला चैप्टर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, उसका वन शॉट मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा। और वन शॉट का मतलब होता है कि इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा ना, तो आपका पहला चैप्टर इतना क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे दो, आप कोई भी एग्जाम दे दो, आपको आपके एग्जाम में इस स्लाइड से बाहर, यानी जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये मैं आपको आज इंश्योर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखा, अच्छे से देखा, तो अगेन आई एम सेइंग दैट, मैं फिर से इंश्योर कर रहा हूं कि बेटा इस स्लाइड से बाहर कोई नहीं आने वाला। बारीकियां बताऊंगा आपको बेटा, जो इस चैप्टर की डिमांड है। कई बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुए होंगे, तो आप हाफ ईयरली एग्जाम में जाके अगर देखोगे तो वहां पर भी, अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं, जिनके भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, है ना। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, है ना। कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए बेटा चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं चैप्टर का नाम जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। चैप्टर का नाम जो है वो आपके पास क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो आपको इससे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, रियल नंबर्स को या वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांटा गया बेटा। एक आपके पास होती है परिमेय संख्या, एक आपके पास होती है बेटा परिमेय संख्या, और दूसरी आपके पास होती है बेटा अपरिमेय संख्या। क्या कहा मैंने? एक होती है आपके पास परिमेय संख्या, एक होती है आपके पास अपरिमेय संख्या। अब आपने स्कूल्स में तो पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पर आज मैं आपको कुछ इस तरीके से अपरिमेय और परिमेय संख्या का इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। परिमेय संख्या के बारे में आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपने ये पढ़ी है कि जिन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। और जिन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.25 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय संख्या है, या मैं आपसे पूछूं कि √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, या फिर मैं आपसे पूछूं कि 0.3 के ऊपर बार ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या मैं आपसे पूछूं पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, फिर भी आप इन सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी खोपड़ी में क्लियर नहीं है। और आज मैं इस वीडियो से आपकी खोपड़ी से परिमेय और अपरिमेय संख्या का डर और परिमेय और अपरिमेय संख्या का कंफ्यूजन सारा हटाने वाला हूं। देखिए बेटा कैसे, आज से आपको डेफिनेशन याद रखनी है बेटा, है ना। ये डेफिनेशन आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगी, बस ये समझ लो मैंने बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है कि परिमेय संख्या बेटा जिनकी 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 हमें जिनकी हमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, जिन नंबर्स की हमें क्या बेटा एग्जैक्ट मान, वैल्यू को लिखते हैं एग्जैक्ट मान पता हो, है ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या, है ना। और जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, जिसका जस्ट अपोजिट बेटा जिनकी क्या, जिनकी हमें एग्जैक्ट मान ना पता हो, एग्जैक्ट मान ना पता हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे, कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। सो फॉर एग्जांपल मैंने बताया बेटा 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। मैंने कहा 1/2 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ ये परिमेय संख्या है बेटा। रिपीटिंग नंबर जो भी होते हैं ना, 0.3 के ऊपर बार या 0.122 के ऊपर बार, जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं सारे के सारे आपके पास कैसे नंबर्स होते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं होती हैं। इवन डेसिमल में भी अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं मैंने कहा 0.25, तो ये भी एक कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 22/7 भी एक कैसी संख्या है बेटा? 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। और अगर वहीं मैं इस तरफ बात करूं बेटा परिमेय संख्याओं में, लाइक √3 का परिमेय संख्या है, लाइक पाई एक परिमेय संख्या आपके पास है, 1/√2 आपके पास एक परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि बेटा अगर मैं आपको पूछूं कि 5 की एग्जैक्ट वैल्यू 5 ही होगी सर, 1/2 तो सर कोई दिक्कत नहीं P/Q की फॉर्म में, 0.3 के ऊपर बार, मतलब हमें पता है ना 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 0.3 के ऊपर बार है, मतलब इसका मतलब इसका मतलब होता है बाबू 0.33333333 आता रहेगा बार बार।
और अगर नंबर बार बार आता रहेगा, यानी आपको पता है ना इसके बाद 0.3 के बाद क्या आने वाला है, आपको पता है, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। वहीं में अगर आपसे पूछूं कि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप नहीं बता पाओगे, या √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप नहीं बता पाओगे। उसके और अगर मैं बात करूं √4 में परिमेय संख्या में लिख दूं, मैंने कहा √4 की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे सारे प्यारे बच्चे बता देंगे सर √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, √4 की जो वैल्यू होती है सर 2 होती है। आपको पता है ना √4 की वैल्यू 2 होती है, इसीलिए बेटा √4 परिमेय संख्याओं के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा √7, क्या आपको पता है, सर नहीं पता, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। यानी जिन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है वो परिमेय संख्या, और जिन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता वो अपरिमेय संख्या होती है ना। अब परिमेय संख्याओं के अंदर बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी होती है, परिमेय संख्याओं के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करें तो बेटा पूर्णांक की, बड़ा बड़ा बहुत सुंदर वर्ड है पूर्णांक, है ना, बच्चों को क्लियर नहीं होता बेटा पूर्णांक क्या होता है। देखो पूर्णांक को अगर मैं संधि विच्छेद करूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं, है ना, इंटीजर्स भी बोलते हैं बेटा, अगर मैं इसको बेटा पूर्णांक को संधि विच्छेद करूं तो ये बन जाता है बेटा आपके पास पूर्ण प्लस अंक। क्या होता है बेटा, पूर्ण प्लस अंक, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी छोड़ देते हैं इसको, मैंने कहा 2.5 एक पूर्णांक होता है, मैंने आपसे सवाल पूछा 2.5 एक पूर्णांक होता है, आप अपनी क्लास के अपने स्कूल के टीचर से कहीं से भी पूछना, तो मैं इंश्योर कर रहा हूं बेटा लगभग, अगर मैं बच्चों की बात करूं 90% बच्चा इस बात का गलत जवाब देगा, और इवन अगर मैं टीचर्स की भी बात करूं ना तो टीचर्स भी इसका 70% टीचर्स गलत जवाब देंगे, है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा मैंने फील किया है, मैंने बच्चों से पूछा है, मैंने टीचर से पूछा है ना, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि 2.5 एक पूर्णांक नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, पूर्णांक का मतलब होता है प्यारे बच्चे पूरा पूरा नंबर। 0.5 एक पूरा पूरा या 2.5 पॉइंट वाले नंबर नहीं आते उसमें। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर, लाइक 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, 0 हो, 1 लाख हो, 50 हो, -3 हो, -1 लाख हो, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा पूरा नंबर होप सो आप पूर्णांक का मतलब समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है बेटा, बीच में आप जानते हैं 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। तो पूर्णांकों को बेटा, पूर्णांक 3 टाइप्स के हो गए आपके पास, ये बेटा 0 से इधर जो आपके पास हो गए, ये 0 से इधर इधर जो आपके पास हो गए, ये हो गए बेटा आपके पास पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक, और 0 से इधर आपके पास क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर्स हो गए ना भाई। पूर्णांक 2-3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, ये भी एक पूर्णांक है ना। और क्या हो गया बेटा आपके पास, 0 भी एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपके पास 3 प्रकार के हो गए, पूर्णांक आपके पास बाबू 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए सर, पूर्णांक होते हैं सर धनात्मक पूर्णांक सर, है ना, बहुत समय से हिंदी नहीं लिखी है बेटा मैंने, तो कुछ मात्राएं गलत होगी तो माफ करिएगा। धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा आपके पास हो गया बेटा ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, क्या हो गया आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा आपके पास हो गया बेटा शून्य, है ना, तीसरा आपके पास क्या हो गया बेटा शून्य। शून्य शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, शून्य शून्य, ठीक है, बहुत समय बाद लिख रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, 0, है ना, माफ कीजिएगा अगर कोई मात्राओं में गलती हो रही होगी तो। खैर हम मैथमेटिक्स के टीचर हिंदी के नहीं। प्राकृतिक, तो मैंने क्या बताया आपको बेटा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर। कभी भी आपसे कोई पूछे डेसिमल में कोई नंबर दे दे और पूछे ये पूर्णांक है, तो आपने क्या जवाब देना है, आपने कहना है नहीं सर ऐसा नहीं है। मतलब जो पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे नंबर होते हैं, ये डेसिमल वाले नंबर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक भी सर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, और शून्य हो सकता है ना। तो आप इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा पूर्णांक के अलावा अगर हम और बातें देखें तो पूर्णांक के अलावा बेटा इसमें और भी बहुत सारी बातें रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ बेटा, अभी जो नेचुरल मतलब नंबर टाइप्स ऑफ नंबर में बेसिक चीजें आती है वो आती है प्राकृत संख्या बेटा। प्राकृत संख्या किन्हें बोलते हैं बेटा, सर जिन संख्याओं को हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे बैठे होंगे, मैंने आपसे कहा आपके फैमिली में कितने मेंबर है, तो आप कैसे गिनेंगे, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपने मेंबर्स को गिनेंगे। क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से गिने कि 0 0 1 2 3 ऐसे तो नहीं गिनेगा, या कोई अपने फैमिली मेंबर को ऐसे गिने -1 -2 -3 -4 ऐसा भी नहीं गिनेगा, या कोई अपने फैमिली मेंबर को ऐसा गिने 1/2 1/3 1/4 नहीं। कैसे गिनोगे आप अपने मेंबर्स, अगर मैंने आपको गिनने के लिए कहे, काउंटिंग आपको बेसिकली जब भी करनी होती है आप कैसे करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, जहां तक चलता रहेगा। तो बेसिकली नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अब आपको ये नहीं बोलनी। जैसे बच्चों से पूछता हूं मैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो जवाब देते हैं सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अरे नहीं भाई, जो 1 से स्टार्ट होते हैं डेफिनेशन छोड़ दो, बड़े हो गए हो, थोड़ा अच्छे से बोला करो कि बेटा सर नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लाइक एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल जरूर हम कह सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 ये आपके पास कैसे नंबर है बेटा, प्राकृत संख्या हो गई। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा दूसरी चीज जो आपके पास आ जाती है, वो आ जाती है बेटा आपके पास क्या, पूर्ण संख्या। क्या आ जाती है बाबू आपके पास, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं बाबू, बेटा सेम यही होता है, मतलब प्राकृत संख्या के साथ आप एक 0 भी इंक्लूड कर दो, है ना, तो जो जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से अगर हम शुरू करें तो ये आपके पास क्या हो जाती है बेटा,
ये आपके पास हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है आपके पास प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्या। इसके अलावा अगर मैं और बातों पे और उसमें चीज़ों में डिस्कस करूं बेटा, तो और आपके पास जैसे आ जाती है, आपने बहुत पढ़ा है, आप बहुत समझदार है मेरे सारे प्यारे बच्चे। अगला आ जाता है बेटा आपके पास सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? मैं डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिक बातें बेटा, सीधे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, बच्चों के मन में बड़ा सवाल रहता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 एक सम संख्या या विषम संख्या है, तो मैं जानता हूं आपके मन में जो जवाब आया, अब देखना जो भी आपके मन में जवाब आया वो जवाब सही था या गलत था, जब मैं आपको बताऊंगा। सवाल था कि 0 एक सम संख्या है कि नहीं। तो बेटा मैं बता दूं सम संख्याओं के एग्जांपल में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, सो ऑन। मतलब बेसिकली जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं सर सम संख्या। पर सर 0 तो सम संख्या होती नहीं है, आपने 0 क्यों लिखा है? सर 0 तो विषम संख्या भी नहीं होती, ना तो सम होती है। बेटा बिल्कुल गलत आपके, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो बेटा। 0 एक सम संख्या होती है, कैसे? आइए बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल कहा कोई भी एक आप मुझे विषम संख्या बोलो। किसी बच्चे ने बोला सर 5, 5 से पहले क्या आता है? 4, 4 कैसी संख्या है बेटा? सम संख्या, राइट है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बेटा, किसी मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, कमेंट जरूर करना बेटा ना, मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि कोई भी एक आप मुझे विषम संख्या बताओ। मान लेते हैं किसी एक बच्चे ने विषम संख्या बताई, विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती है ना। बच्चे ने बताई 11, मैंने कहा ओके, मैंने कहा आपने कहा 11 एक विषम संख्या है ना, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11 से पहले क्या आता है? सर 10 आता है। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या। यानी मुझे एक बात समझ आई कि हर एक ऑड नंबर से पहले, हर एक विषम संख्या से पहले कैसी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्या है? सर एक क्या है आपके पास? सर एक हमारे पास जो होती है विषम संख्या होती है। तो एक से पहले क्या आता है? सर 0। तो 0 कैसी संख्या हो जाएगी? सम। याद रखिएगा 0 बेटा सम संख्या है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा सम संख्या, अगला होता है आपके पास विषम संख्या। बेटा क्या होता है आपके पास? विषम संख्या। मैंने बताया आपको, है ना, मैंने आपको बताया बेटा कि आपके पास विषम संख्या, मात्राओं में बेटा कुछ गलती कर सकता हूँ, माफ कीजिएगा, फिर बोल रहा हूँ विषम संख्या बेटा, है ना, क्योंकि बहुत समय बाद बेटा, है ना, हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ काफी समय बाद, बहुत समय बाद हिंदी मीडियम को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बहुत समय बाद हिंदी लिख भी रहा हूँ बेटा। तो विषम संख्या क्या होती है बाबू? मैंने बताया बेटा वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, है ना, और सो ऑन 9। मतलब जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें विषम संख्या बोलते हैं, और जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं 2 से उन्हें सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सम संख्या किन्हें बोलते हैं? सर जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, आहा मजा आ रहा है हिंदी बोलने में, जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन नंबर्स को सम संख्या बोलते हैं। जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसके अलावा आपके पास कुछ बेसिक बातें आपको और जाननी होती है बेटा, लाइक आपके पास अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है बेटा आपके पास? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं सर? एक ऐसी संख्या है बेटा जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना ही 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो। ऐसी संख्याएं जिनके बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, जिनके बेटा 2 गुणनखंड हो। क्या कितने गुणनखंड होने चाहिए बेटा? 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा बेटा 2, भाई 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से गुणनखंड है? सर 2 के 2 गुणनखंड है, एक 2 खुद है और एक 1 है, तो ये कैसी संख्या होगी बेटा आपके पास? अभाज्य संख्या। और अगर आपसे बात करो बेटा 3 के गुणनखंड बताओ कौन कौन से हैं? सर 3 होता है और एक 1 होता है बस, तो ये भी कैसी संख्या होगी बेटा? अभाज्य संख्या। लाइक 5 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं बेटा, लाइक 7 के भी 2 होते हैं, लाइक 11 के भी 13, 17, 19 शो ऑन, इस तरीके से ये आपके पास अभाज्य संख्या है। और एक खास बात और बता दूं बेटा आपको अभाज्य संख्याओं में कि 2 जो होता है ना, मतलब 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। बाकी सारी संख्याएं आप देखोगे ना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है 2 को छोड़ के सारी विषम संख्याएं होती हैं, बस 2 ही एक ऐसी संख्या है जो बेटा अभाज्य भी है और सम भी है। अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अगर आपसे पूछें कि एक वह संख्या बताइए जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, यानी अभाज्य सम संख्या बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे बेटा? 2। इसके अलावा बाकी कैसी होती हैं? इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा अभाज्य संख्याओं के बाद आपके पास आता है बेटा, क्या आता है आपके पास? भाज्य संख्याएं। क्या आता है बेटा? ये बेसिक बातें, इनसे बेटा एमसीक्यूज बन जाते हैं। क्या आ जाता है आपके पास बेटा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं बाबू? सर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, ये लिख देता हूं बेटा, 2 से जिनके बेटा क्या हो? ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो बेटा, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा 4 के साथ 4 का फैक्टर 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब सर ये भाज्य संख्या हो गई। बिल्कुल पर्दे के पीछे उसके पीछे रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो ऊपर भी नहीं आ रहे थे, फिर मैं ऊपर लेके आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ तुम्हें? तो उन्होंने बताया कि सर भैया सर तो नहीं बोलते, भैया बोलते हैं मुझे सब लोग मैक्सिमम, कि क्या हुआ सर कि हमने ना एक क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था,
जिसका आंसर 22338 था, वो मुझे हमें क्वेश्चन दिखा ही नहीं और मेरा वो क्वेश्चन छूट गया। वो तो जब मुझे बच्चों ने बोला कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, तब मैंने दिखा रहा ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, है ना। तो यार जबकि उनको इस लेवल का याद था कि उन्होंने बोला सर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आंसर 22338 था। इतनी मेहनत वो लोग करते थे ना, इतनी मेहनत करते थे यार, मतलब वो बैच में कभी दोबारा मिल पाया ना मुझे, मतलब मुझे कभी मौका भगवान देगा ना कि तुझे दोबारा किस बैच को पढ़ाना है, तो मेरा वही वाला बैच होगा भाई, मेरा वही वाला बैच होगा, ठीक है। बहुत मजा आया था उस बैच को पढ़ाने में और मतलब बहुत गजब रिजल्ट भी रहा था उसका। हालांकि उस बच्ची के 93 मार्क्स थे मैथ्स में, उन दोनों के लगभग 90 से ऊपर ही थे, और कुछ मार्क्स इधर उधर जो कट गए वो उसका बड़ा दुख हुआ उनको, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बेटा, इसलिए मतलब मैसेज मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि गुरु की बातें माननी चाहिए। हो सकता है वो मुझसे पहले मतलब मजाक कर रहा हूँ कि हो सकता है वो मुझसे पहले आ जाते ना, मतलब मेरे पे एग्जाम देने से पहले मुझसे मिलने आ जाते, तो मेरा आशीर्वाद तो था ही, पर ऐसी पॉजिटिविटी देता कि ऐसा कुछ ना होता, वो बिल्कुल हीरो बने अपने आप को, चले गए और फिर एग्जाम देने के बाद आके रो रहे हैं, है ना। आप लोग ऐसी गलती मत करना बेटा, मेरे से एग्जाम देने से पहले मिल लेना, ये याद रखना। चलिए अब आप इस क्वेश्चन में मुझे बड़ी हमेशा ये वाली कहानी याद आती है। तो बेटा बेसिकली आपको नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, एक नंबर है आपके पास बेटा 306 और दूसरा नंबर बी आपके पास है बाबू क्या 657, है ना। और बेटा क्या है आपके पास, ये दो नंबर्स आपके पास हैं, इनका आपको एचसीएफ भी गिवन है ना, इन दोनों नंबर्स का। भाई दो नंबर से उनका एचसीएफ क्या है 9 है, हमें एलसीएम निकालना है बेटा। तो सर फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू सर एचसीएफ इंटू एलसीएम। सर ये फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या होता है बेटा इस फॉर्मूले में इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम में क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, ए आपके पास बेटा 306 है, बी आपके पास बेटा 657 है, इज इक्वल टू एचसीएफ आपके पास 9 है, इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा। 9 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन बेटा हो जाएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एलसीएम। इसे बेटा काटेंगे 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो बच गया 34 इंटू 657। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा मैं बता दे रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके याद है मुझे उस कहानी से 22338 आपके पास क्या आ गया बाबू, एलसीएम आ गया आपके पास 22338 बेटा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, कह रहा जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करनी है। चलिए बेटा कि क्या सवाल ये है आपके पास, सवाल आपके पास ये है कि 6 की पावर n मतलब n की किसी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे अगर रख दूं 6 की पावर में, मतलब 6 की पावर 1 रखूं तो 6 की पावर 1 6 ही होता है, 6 की पावर 2 रखूं तो 36 होता है, 6 की पावर 3 रखूं तो 216 होता है। क्या n की कोई पावर रख के ऐसा कोई पावर रख सकता हूँ जिसे रख के 0 आ जाए लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद। चलिए उसके लिए क्या करता हूँ बेटा, 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। तो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ 6 के यहाँ 6 के गुणनखंड करने पर, यहाँ 6 के गुणनखंड करने पर 2 के साथ 5 प्राप्त, 2 के साथ 5, यहाँ पे अगर 5 भी होता 2 के साथ 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः बेटा क्या हो जाएगा, अतः आए हाय मजा आ रहा है आज हिंदी लिखने में यार, इतने पुराने वर्ड। अतः क्या बेटा कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक किसी n या से 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, मतलब n की कुछ भी वैल्यू रख लो, चाहे 1 रख लो 2 रख लो 3 कुछ भी रख लो, 0 पे मतलब उसको खोल के लास्ट में 0 नंबर तो कभी नहीं आएगा, नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। सेम लैंग्वेज है, लैंग्वेज का खेल है बस इसमें, ठीक है बेटा, है तो कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखेंगे बेटा, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ये नंबर, एक नंबर ये है और ये नंबर आपके पास ये कि भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले की बात करते हैं, पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो चेक करते हैं, तो 7 यहां से बेटा एक काम करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या करते हैं बेटा 13 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंदर बचेगा आपके पास 7 गुणा 11 प्लस 1, ये बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 13 गुणा 78। तो आप देखोगे कि अगर इसका एक और फैक्टर 1 भी लिख सकता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। तो कितने फैक्टर दिख रहे हैं इसके, 3 फैक्टर तो यहीं पे दिख गए। मैं लिख देता हूं बेटा, दी गई संख्या के या दी गई संख्या के 2 से, भाई एक तो जो भी वो संख्या होगी इसके 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड तो यहीं पे देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अतः यहाँ एक कैसी संख्या है बेटा, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, भाज्य संख्या है। बस 2 से ज्यादा गुणनखंड भाज्य। कैसे लिया मैं, 13 कॉमन लिया, 7 गुणा 11 प्लस 1 बच गया, यहाँ पे 77 प्लस 1 78 आ गया, इसके साथ 1 भी लिख दिया मैंने इंटू में। तो भाई 2 से ज्यादा गुणनखंड तो आपको यहीं पे दिख गए, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य संख्या बोलते हैं। सेम एज इट इज हम लोग इसमें भी कर सकते हैं बेटा, इसमें भी सेम एज इट इज है। सेकंड क्या है आपके पास, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा
1 + 5, तो 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 + 1, 5 कॉमन ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आपको लैंग्वेज लिख देनी है कि दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः 2 से ज्यादा गुणनखंड पे, अतः ये कैसी संख्या होगी बेटा, भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चे, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या आपके पास क्वेश्चन है बेटा। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है बेटा, एक खेल मैदान है जिसके चारों तरफ क्या है बेटा, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ऐसे खेल मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं बेटा, है ना। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं बेटा, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं सर 18 मिनट। सोनिया को क्या लगते हैं सर, 18 मिनट। आगे पढ़ेंगे बेटा, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि को कितने मिनट लगते हैं बेटा, रवि को कितने मिनट लगते हैं बेटा, 12 मिनट लगते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है ना। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे। इमेजिन करिएगा आप कहीं हैं, है ना, आप की जो स्पीड है, आप एक चक्कर लगाते हो 18 मिनट में, और रवि सोनिया जो है, क्योंकि सोनिया थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, महिला है, दोनों महिला और पुरुष मित्र हैं एक दूसरे के, तो ये 18 मिनट में चक्कर लगाती है सोनिया, और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे थे, अब इन्होंने चलना शुरू किया, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा, रवि आगे निकल जाएगा, ये सोनिया पीछे रहेगी। ऐसे ऐसे करते 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 घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, चक्कर कभी ना कभी एक ऐसा समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर दोबारा मिल जाएंगे, कि दोनों बेटा क्या मिल जाएंगे, दोबारा किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये 12 या 18 मिनट से पहले मिल सकते हैं भाई? पहले चक्कर में, मतलब पहले चक्कर लगा दूं, पहले चक्कर में तो नहीं मिलने वाले, ये पहले चक्कर में तो ये नहीं मिलने वाले, क्योंकि रवि आगे निकल जाएगा, रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी पहले चक्कर में, तो है ना। फिर ये चक्कर लगते रहेंगे तो ऐसा एक समय ऐसा होगा कि दोबारा आपस में दोबारा वापस आके एक जगह मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे वापस आगे वो बताना है, उसके लिए बेटा मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम अगर मैं निकालूंगा 18 और 12 का, तो बेटा 2 से करूंगा इसको 9 आ जाएगा, तो फिर उसके बाद 3 से करूंगा बेटा 3 आ जाएगा, 3 से करूंगा 1 आ जाएगा, 12 के फैक्टर करूंगा बेटा, 2 से करूंगा 6 आ गया, 2 से करूंगा 3 आ गया, 3 से करूंगा 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो आपके पास मैं लिख दे रहा हूँ, ये 18 के फैक्टर करके आया आपके पास 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 इंटू बेटा 3 स्क्वायर, और इसके 12 के फैक्टर करके आपके पास आया सर 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एचसीएफ हमें एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे है उनकी बड़ी पावर, 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 2 है, तो आंसर क्या आ गया बेटा 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद, लगभग 36 मिनट बाद, यानी कि जब इसका सोनिया का दूसरा चक्कर होगा, सोनिया का क्या होगा, दूसरा चक्कर होगा, तब रवि का कितना होगा, तीसरा चक्कर होगा ना। 36 मिनट में 3 चक्कर मार देगा रवि, और वो 2 चक्कर मारेगी, तो ये कब मिलेंगे, रवि बेटा 3 चक्कर मार चुका होगा और सोनिया दूसरे चक्कर में होगी, तब ये दोबारा एक साथ मिलेंगे 36 मिनट बाद। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आगे इसके साथ आपकी बेटा यहाँ पे 1.1 प्रश्नावली खत्म होती है। फिर हम करते हैं बेटा, अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बेटा, इसके बाद एक और टाइप की संख्या आपके पास यहाँ पे आती है, जो कि आपको पढ़ना ना बहुत जरूरी है बेटा। वो होती है आपके पास, माइक ऑन है, चलिए ऑन है, वो होती है बेटा आपके पास सह अभाज्य संख्या। क्या होती है बेटा आपके पास, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, ध्यान से समझिएगा। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, मैं आपको बता दूं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं मान लेते हैं ए और बी, जिनका HCF 1 हो बेटा, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उन 2 संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। मैं आपके सामने एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने कहा 3 और 5, इनका HCF निकालोगे बेटा 1 आएगा, तो इन दोनों नंबर्स के पेयर को क्या बोलेंगे बेटा, सहअभाज्य। मैंने बोला बेटा फॉर एग्जाम्पल 5 और 7, मैंने बोला आपके पास 11 और 12, इन दोनों के बीच मतलब इस पेयर का HCF भी 1, इस पेयर का HCF भी 1, और इस पेयर का HCF भी 1। तो जब HCF 1 आए, जिन 2 नंबर्स का HCF 1 आए, यानी जिन 2 नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, जिन 2 नंबर, 2 और 3 का, मैंने फैक्टर्स की बात करी, मैं कहा 2 और 3 में इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, आप बोलोगे सर कोई भी नहीं है, 1 है, 1 को छोड़ के बोल रहा हूं। मैंने बोला 4 और 5 का कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो 4 का भी हो 5 का भी हो, 1 को छोड़ के कोई भी नहीं है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उनको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो होप सो बेटा आपको ये नंबर्स का जो मैंने बताया, जाल बताया कि कौन कौन टाइप के नंबर्स होते हैं, एक बार फिर से इस बात को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। मैंने बताया बेटा आपको, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें ये बताई हैं, मैंने कुछ नंबर्स आपको बताए हैं। इसके अलावा अब इस चैप्टर में बेसिकली जो हमें पढ़ना है ना, इस चैप्टर में आपके पास बेटा 2 एक्सरसाइज है ना। एक फर्स्ट है आपके पास 1.1, जिसमें कि बेसिकली आप कुछ नहीं सीखोगे, आपको जो मेन टारगेट है वो आपको HCF और LCM सिखाना है, इस एक्सरसाइज का टारगेट। और वहीं मैं सेकंड, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं बेटा, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, पहली एक्सरसाइज में तो आपको HCF LCM सीखना है, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं बेटा 1.2 एक्सरसाइज में, वहां पे आपको बेटा प्रूव करना है, आपको रैशनल नंबर दिए रहेंगे, प्रूव गिवन नंबर इज रैशनल, प्रूव गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। या मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं, मैं तो अरे मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूं। तो हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्याओं को। हमें किसे सिद्ध करना है बेटा,
अपरिमेय संख्याओं को हमें सिद्ध करना है। दूसरी प्रश्नावली में बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, अपरिमेय संख्याओं को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, कि भाई कोई भी अपरिमेय संख्या दी रहेगी आपको बताने की, प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो बेसिकली इसमें दो ही एक्सरसाइज आपके पास है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पहली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, पहली एक्सरसाइज में मैंने बताया बेटा हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम को, जो कि आपके पास, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम को पढ़ा रहा हूँ बेटा, एचसीएफ को बोलते हैं बेटा हम लोग, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं बेटा, मा सा पा, महत्तम समापवर्तक। और वहीं दूसरी तरफ बेटा एलसीएम को हम लोग बोलते हैं बेटा लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं बेटा, लघुत्तम समापवर्तक, लासापा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो बेटा एचसीएफ को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, एचसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को बोलते हैं बेटा हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। तो आज मैं आपको एचसीएफ एलसीएम सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे एचसीएफ एलसीएम सिखाता हूं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है ए, इसके फैक्टर करके आया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, राइट। और दूसरा नंबर है बेटा बी, जिसके फैक्टर करके आया आपके पास 3 इंटू 5। ठीक है, मैंने कहा बेटा इन दोनों नंबर्स के आपको बेटा एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएफ भी निकालना है, ए और बी का। तो एचसीएफ में क्या निकालते हैं याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, यूनिवर्सल लॉ। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी छोटी पावर, जो भी कॉमन होता है बेटा, जो भी नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कॉमन जो भी नंबर होते हैं, है ना, कॉमन की व्हाट्सएप भाषा लिख रहा हूं बेटा, छोटी पावर। कौन सी पावर बेटा, कॉमन की छोटी पावर। सर इसका मतलब, ये मतलब ही समझ नहीं आया मैं, कॉमन की छोटी पावर आप क्या कहना चाह रहे हो। चलिए बताता हूं बेटा कैसे। कॉमन की छोटी पावर मतलब बेटा आपको ना यहाँ पे देखना है कि कौन से नंबर कॉमन है। भाई यहाँ पे कौन से नंबर कॉमन है सर, 2 और 3, 2 कॉमन है। सर 2 कॉमन तो है नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 और 5 कॉमन दिख रहा है सर। मतलब 3 और 5 ऐसे नंबर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो कॉमन नंबर्स आपके पास क्या है बेटा, 3 और 5। तो एचसीएफ इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे बेटा, 3 इंटू 5। अब इनकी छोटी पावर देखनी है भाई, 3 की छोटी पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, छोटी 1 ही है। 5 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, छोटी वाली कौन सी है, 1 पावर है ना। तो बेटा जो भी कॉमन नंबर है उनकी छोटी वाली पावर वाले नंबर्स लेने, कॉमन नंबर्स की छोटी पावर लेनी है। तो क्या आ गया बेटा एचसीएफ आपके पास 15। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आपसे बात करूं बेटा, तो इफ आई विल टॉक अबाउट द एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, कॉमन से मतलब नहीं होता, हम लोग बड़ी पावर देखते हैं बेटा। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बड़ी पावर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, बड़ी पावर। कॉमन से मतलब नहीं है, उसमें तो हमने कॉमन की छोटी पावर देखी थी। यहाँ पे बेटा हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं होता, है ना। यहाँ पे हमें अभी जब और क्वेश्चन करोगे ना, और भी ज्यादा भी देखना है, और स्ट्रांग होगा। एलसीएम में बेसिकली क्या होता है बेटा, कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी बड़ी पावर देखनी है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बात करी एलसीएम की, अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं सर, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 2 की बड़ी पावर क्या है सर, 2 है, 3 की बड़ी पावर तो 1 ही है सर, और 5 की बड़ी पावर 2 है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 300 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आगे बाबू आपके पास 300, एलसीएम कितना आगे आपके पास 300। तो क्या हमने किया बाबू, याद ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया आप देखना कि सबसे पहले एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी आपने फैक्टर करके आया है उनमें कॉमन देखते हैं, और जो भी कॉमन है हम उनकी बेटा छोटी पावर लेते हैं। जो भी कॉमन है हम उनकी क्या लेते हैं बेटा, छोटी पावर को लेते हैं, राइट। उसके अलावा बेटा एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम में हम लोग कॉमन से मतलब नहीं होता, जो भी नंबर यहां पे आ रहे हैं उन सबको लिखो उनकी बड़ी पावर के साथ, राइट। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस में और भी बेहतर समझेंगे बेटा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। प्रश्न एक क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल नंबर 2 आपके पास है, ठीक है बेटा। आपको बोला है 6 और 20 आपके पास दो संख्या है, इसका बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले 6 के फैक्टर करते हैं बेटा। तो 2 3 जा 6 बेटा, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली बेटा हम लोग 20 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा बेटा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा आपके पास, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि आपके पास 6 के फैक्टर करके कितना आया सर, 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर करके कितना आया सर 2 बार आ रहा है, तो उसको लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 5, एक ही बार आ रहा है तो 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखा बेटा क्या, अब हमने क्या निकालना है, जो निकालना है उसकी बात करते हैं बेटा। हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं बेटा। मैंने बताया जो भी नंबर कॉमन है उनकी हमने कौन सी पावर लेनी है बेटा, एचसीएफ में कॉमन नंबर्स की छोटी पावर लेनी है। क्या लेनी है बेटा, क्या लेनी है, कॉमन नंबर की छोटी पावर लेनी है। कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे सर, 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 की छोटी पावर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 की छोटी पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 आ गया, एचसीएफ सिंपल 2। क्या करा मैंने, फिर से समझिएगा, मैंने कहा इनमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में देखते हैं जो भी कॉमन है, कॉमन सिर्फ 2 ही है और 2 की छोटी पावर 1 है, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 2। अगर इफ आई विल टॉक अबाउट द एलसीएम, अगर मैं एलसीएम की बात करूं बेटा तो एलसीएम भी देख लेते हैं आपके पास। एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में मैंने क्या बताया, जो भी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी बड़ी पावर, तो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। सर 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 1 है, 5 की बड़ी पावर भी 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो कितना आपके पास आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 60। तो एलसीएम के आगे बाबू आपके पास 60। बात समझ आ गई क्या कह रहा मैंने, बात समझ आ गई बेटा क्या किया मैंने क्या किया है, मैंने फैक्टर किए 6 के, तो आया बेटा 2 इंटू 3। मैंने 20 के फैक्टर किए बेटा, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 आया। एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर लेते हैं, कॉमन सिर्फ 2 था, जो ऊपर भी और नीचे भी है, 2 की छोटी पावर 1 है, तो एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम में जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उन सबको लिखो उनकी बड़ी पावर के साथ। जैसे यहाँ पे 2 3 और 5 ये नंबर आ रहे हैं, 2 की बड़ी पावर क्या है 2, 3 की बड़ी पावर 1 है, 5 की बड़ी पावर 1 है, तो एलसीएम आ गया आपके पास ये। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। अगेन 6 के फैक्टर करते हैं बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 बेटा, है ना। 72 के फैक्टर करेगा मेरे भाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 36 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा। वहीं 120 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास 3 से डिवाइड करोगे 15 को 5 आएगा, 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। 6 के फैक्टर करके क्या आया आपके पास 2 × 3। सिमिलरली बेटा 72 के फैक्टर करके क्या आया आपके पास सर 2 आ रहा है 3 बार, तो लिख देंगे सर 2 की पावर 3 इंटू सर 3 आ रहा है 2 बार, तो लिख देंगे सर 3 की पावर 2। उसके बाद बेटा 120 के फैक्टर अगर हम करेंगे सर, तो 120 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 कितने बार आ रहा है 3 बार, तो लिख देंगे बेटा इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने बार आ रहा है 1 बार, तो 3 को 3 लिख दिया, इंटू 5 कितने बार आ रहा है 1 बार, तो 5 को 5 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखना है बाबू, हमने देखना है बेटा एचसीएफ में हमें क्या देखना है, जो भी कॉमन है उसकी छोटी पावर लेनी है। तो बेटा कॉमन क्या है सर 2 हर जगह है, 3 भी हर जगह है, तो 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन है सर। 2 की छोटी पावर 1 है और 3 की छोटी पावर भी 1 है, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 6। वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूं बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया कि जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है 5 आ रहा है, तो सारे नंबर लिख दो 2 × 3 × 5 बड़ी पावर के साथ। 2 की बड़ी पावर क्या है सर 3 है, 3 की बड़ी पावर क्या है 2 है, 5 की बड़ी पावर क्या है सर 1 ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, 72 5 जा 360, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा आपके पास 360 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से बेटा एक और एग्जांपल है 96 और 404 का हमको एचसीएफ निकालना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए बेटा। तो 96 के अगर मैं बाबू फैक्टर करूंगा ना, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 96 को डिवाइड करके 48 आ जाएगा बेटा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 24 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 12 आएगा, 2 से 12 को डिवाइड करूंगा बेटा 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करूंगा बेटा 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करूंगा बेटा 1 आएगा। 404 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 404 के फैक्टर करूंगा अगर 2 से इसको करूंगा बेटा 202 आएगा, और 2 से इसको करूंगा बेटा 101 आएगा, और बस 101 को मेरे ख्याल से 101 से ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 101 को क्या कर दे बेटा डिवाइड कर दे। उसके बाद हमसे क्या पूछा है बेटा, हम लिख देते हैं बेटा 96 के फैक्टर करके आपके पास क्या आया सर 2 आया 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर 5 सर 3 एक ही बार आया इंटू 3। अगर मैं बात करूँ बेटा 404 की, 404 के फैक्टर करके अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 सर और इंटू 101, 2 की पावर 2 इंटू सर 101, है ना। तो अब आपके पास अगर मैं बात करूं बेटा एचसीएफ की, तो एचसीएफ बोला उसने निकालने के लिए, तो एचसीएफ क्या आ जाता है बेटा, जो भी कॉमन है उसकी छोटी पावर। सर कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 की छोटी पावर 2 है सर, तो एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। उसने कहा एलसीएम भी निकालो। मैं आपको एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ बेटा, एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ किसी सुंदर से कलर से, है ना। वो सुंदर कलर मैंने ले लिया बेटा, कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना बेटा, वही उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके आता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके भी आता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2 नंबर्स की बात हो रही हो। अगर नंबर 2 से ज्यादा हो गए फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बेटा। क्या फॉर्मूला होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, माना आपके पास कोई 2 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके भी आएगा मेरी जान। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास। अब देखते हैं ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। हालांकि हम वैसे भी एलसीएम निकाल सकते थे कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनकी बड़ी पावर, पर यहाँ पे कुछ अलग करते हैं, है ना। हमारा मन कर रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा भी हम कर सकते हैं भाई। ए हमारे पास क्या है सर, ए है सर 96 इंटू बी क्या है सर 404, और इज इक्वल टू एचसीएफ क्या है सर आपके पास अभी निकाला सर 4, इंटू सर एलसीएम हमें फाइंड करना है, राइट। 4 अपॉन में आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 96 इंटू 101 अपॉन 4 हो जाएगा सर, और सॉरी 404 अपॉन 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम बेटा। और 404 से 404 कटेगा तो आपके पास 101 आ जाएगा बेटा। ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपके पास 96 इंटू 101, तो लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम आपके पास आ जाएगा बेटा क्या 96 इंटू 101। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, और 90 ये हो जाएगा 9696 बेटा। ये आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। मतलब आपको कभी भी बेटा ये फॉर्मूले में आपको 2 नंबर एचसीएफ एलसीएम हो, अगर आपको कोई भी 3 चीज दी है, जैसे क्वेश्चन क्या देगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इस आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है बेटा, है ना, आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ लो, क्या आइडेंटिटी बेटा, कैसे इसमें क्वेश्चन देगा सर इस आइडेंटिटी पे बेटा 4 चीजें ना यहाँ पे, 2 नंबर और एचसीएफ एलसीएम, वो कोई भी 3 चीज देगा और चौथी चीज निकालने के लिए बोलेगा। कई बार वो बोलेगा कि भाई ए और बी ये है, इनका एचसीएफ ये एलसीएम निकालो। कई बार बोलेगा ए और बी दे देगा, उनका एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। कई बार एक नंबर बताएगा
और दूसरा नंबर नहीं बताएगा, एचसीएफ एलसीएम बता देगा, बी पूछ लेगा। मतलब 4 चीजें हैं, इनमें से कोई 3 चीज देगा आपको, चौथी चीज पूछेगा, बस ये समझ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। अगर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आपके पास प्रश्नावली शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि हम लोग बेटा, हमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं बेटा, है ना। तो जैसे सिर्फ और सिर्फ हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे पहला पार्ट आपके पास है 140, तो 2 से करूंगा बेटा 70 आ जाएगा, 2 से करूंगा बेटा 35 आ जाएगा। फिर इसके बाद बेटा 5 से करेंगे, 5 7 35, 7 1 7 आ गया आपके पास। मतलब 140 के फैक्टर करके क्या आ गया बेटा आपके पास, देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 और 7 एक एक बार है, तो 5 इंटू 7 ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 140 के फैक्टर करके आपके पास ये आ गया। क्या आ गया बेटा, 140 के फैक्टर करके आपके पास, 140 के फैक्टर करके सर हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली बेटा सेकंड पार्ट की बात करें बेटा, 156 के फैक्टर अगर आप करोगे तो पहले 2 से डिवाइड करोगे बेटा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 बेटा। 2 से 78 को डिवाइड करेंगे बेटा 39 आ जाएगा। 3 से 39 को डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 156 के फैक्टर की बात करो बेटा, सर 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसके बेटा ये अभाज्य गुणनखंड करके आपके पास ये आ गया। ठीक है, अगला अगर आप देखोगे बेटा, तो क्या है आपके पास, थर्ड नंबर आपके पास है बेटा 3825। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन बेटा अगर आप देखोगे, ये 3 से डिवाइड होगा बेटा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और फिर 1 बचेगा, 3 5 जा 15 बेटा। और फिर से ये बेटा किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा बेटा। 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 5 5 जा 25 हो जाएगा बेटा। फिर अगेन 5 से होगा बेटा, आ जाएगा 17। फिर बेटा 17 से होगा, आ जाएगा 1। तो बेसिकली इसके 3 8 2 5 के फैक्टर करके आपके पास क्या आ गया, 3 2 बार है सर, 5 भी 2 बार है, तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 इंटू 17। ये आपके पास बेटा क्या करके आ गया, 3 8 2 5 के फैक्टराइज करके आपके पास ये आ गया। अब वहीं आगे बढ़े बेटा अगर हम लोग, तो आगे आपके पास है बेटा 4 500। इसको सर सब सेम कलर से है, तो इसका कलर क्यों चेंज करना है, हाँ मैं यही होगी। तो क्या है बेटा आपके पास, फोर्थ आपके पास है बेटा 5005। तो बेटा ये करेंगे, अगर हम किससे डिवाइड करें इसको, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1001 आ जाएगा बेटा आपके पास। और 1001 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 7 1 जा 7, बचेगा 3 बेटा, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। फिर बेटा 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, बचेगा 3 बेटा, 11 3 जा 33। फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 1, यानी आपके पास 5005 के फैक्टर करके क्या आ गया बेटा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बेटा। ये आपके पास इसके फैक्टर करके आ गया बाबू, ये आपके पास फैक्टर करके आ गया बेटा 5005 के। वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास है बेटा 7429। तो 7429 को डिवाइड करते हैं बेटा, तो ना ये 2 से डिवाइड, ना 3 से 4 से, ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा। तो एक बार 17 से डिवाइड करके देख लेता हूँ रफ में बेटा। 17 से डिवाइड करेंगे 7429, तो बेटा आपको पता है बेटा 17 चको होता है आपके पास 68, 17 चको बेटा आपके पास 68 होता है। 14 में से 8 गया, 6 बच गया बेटा, उतारा ये 2, 17 3 51, 17 34 17 51 बचा बेटा आपके पास 1 11, और ये हो गया बेटा 9। तो 17 7 बेटा आपके पास 119 हो जाएगा, यानी 437 आ जाएगा बेटा ना। तो 17 से डिवाइड करेंगे इसको तो हो रहा है 437। उसके बाद बेटा 19 से डिवाइड होगा सीधा, तो 19 दूनी होगा आपके पास बेटा 38 38, और 19 3 57 होगा। फिर 23 से 23 डिवाइड होगा 1 हो जाएगा बेटा। तो आपके पास 7429 के फैक्टर करके क्या आ गया बेटा, 17 गुणा 19 गुणा 23। बहुत ईजी है मेरी जान, है ना, ये फैक्टराइज करना बेटा बहुत इजी, तो बचपन से आप करते आ रहे हो। ठीक है बेटा, अब ये पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। उसने कहा था हर किसी को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, मैंने लिख दिया बेटा, हर किसी को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया बेटा। ठीक है, होप सो बेटा आपने भी मेरे साथ साथ किया होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है बेटा निम्नलिखित पूर्णांकों का, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बेटा, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर हो। मतलब हमें दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम भी निकालना है, फिर उसकी जांच भी करनी है बेटा, है ना। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास है 26 और 91, है ना। है कितने दिनों बाद लिख रहा हूं, और तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये 26 के फैक्टर करेंगे बेटा तो 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 से करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। 91 के अगर फैक्टर करूंगा बाबू तो बेटा ये 3 से करेंगे, 3 से तो नहीं होगा, ये 7 से होगा डायरेक्ट। तो 7 से करेंगे बेटा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा आपके पास। यानी अगर मैं बात करूं आपके पास 26 के फैक्टर आपके पास 2 गुणा 13 आ गए, और 91 के फैक्टर आपके पास 7 गुणा 13 आ गए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इनका एचसीएफ, अगर मैं लिखने को कहूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पे, इनका एचसीएफ आपके पास हो जाएगा सर, जो नंबर कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा 13, 13 की छोटी पावर, कॉमन नंबर की छोटी पावर को एचसीएफ बोलते हैं बेटा। कॉमन नंबर है 13, 13 की छोटी पावर 1, एचसीएफ आ गया। अगर मैं बात करूं बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करता हूं सर, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं सर, लाइक यहाँ पे 2 भी आ रहा है सर, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, इनकी बड़ी पावर लेनी है सर। 2 की बड़ी पावर भी 1 है, 7 की बड़ी पावर भी 1 है, 13 की बड़ी पावर भी 1 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 14 13 चौका 52 का 2 5 182 आ जाएगा। ठीक है बेटा,
हाँ 182। एलसीएम आ गया बेटा आपके पास 182 और एचसीएफ आपके पास बेटा कितना आ गया 13 आ गया, राइट। अब हमें बेटा अपने आंसर को बेटा वेरीफाई भी करना है। क्या करना है बेटा, हमने अपने आंसर को वेरीफाई। तो चलिए बेटा वेरीफाई कर लेते हैं या जांच कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी है बेटा, है ना, हिंदी है हम। जांच बेटा, जांच कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है कि बेटा दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हो, संख्या ए और बी है, और उनका बेटा एचसीएफ और एलसीएम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं बेटा। संख्याएं हमारे पास थी बेटा 26 और 91, और एचसीएफ हमारे पास था बेटा 13 और एलसीएम था 182 बेटा, 13 और 182 बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, देखते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो इन दोनों को भी आ रहा है। तो देखते हैं बेटा 13 की 2 से करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 कैरी गया बेटा 2, है ना। 13 8 जा होता है बेटा आपके पास 104 और 106 का 6 10 तेरे कम 13 2366। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 26 1 जा 6 कैरी गया 2 बेटा, कैरी 2 हो गया आपके पास। 26 9 जा अगर हम करेंगे बेटा तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 6 18 5, हाँ तो यही आएगा बेटा 2 3, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है 2 3 6 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर बेटा क्या आ गया, वेरीफाई हो गया बेटा, है ना। एलएचएस बराबर क्या आ गया बेटा आपके पास, आरएचएस आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया बेटा, राइट। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, 510 और 92 सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बेटा ये दोनों है। होप सो आप ये दोनों क्वेश्चन खुद से करोगे, हम लोग ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। क्या करना है बेटा आपको, आपने 26 91 आपने इसका बेटा एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा पीछे करके, जब मैंने यहाँ पे बात बोली थी तो भी आप समझ पाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो भी कॉमन आ रहा है बेटा उनकी छोटी पावर, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे जैसे जो आ रहा 7 आ रहा 13 आ रहा, इनकी बड़ी पावर हमें लेनी है बेटा, ठीक है। चलिए आपको ना मेरा काम पता है क्या है, मैं आपको ना विकलांग नहीं बनाना चाहता है। एक्चुअल में बात ये, विकलांग बोले तो कि मैं हर चीज आपको करा दूं मेरे भाई। पता है कल मुझे एक बच्चे का मेल आता है, मतलब इंस्टा पे मैसेज आता है कि सर आपने सर प्लीज एक क्वेश्चन बता दो। उसने क्वेश्चन भेजा और मैंने उस क्वेश्चन को होल्ड कर दिया। एक्चुअली मैं भी बिजी था तो मैंने उस क्वेश्चन को होल्ड कर दिया। मैंने कहा मैं जब फ्री रहूंगा तो बताऊंगा उसको, क्योंकि वॉज बिजी। अब हुआ ये कि कुछ समय बाद उसका खुद मैसेज आता है कि सर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप समझ रहे हो, जब बच्चा किसी क्वेश्चन में उलझता है और किसी क्वेश्चन को खुद से करता है मेरे भाई, जो वो सुकून होता है ना, वो मतलब जंग जीतने वाला सुकून होता है। जब खुद से हम किसी क्वेश्चन को करें, उस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए, तो भाई वो जो सुकून है ना, आए हाय, वो सुकून मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर वो सुकून तुम्हें कब मिलेगा बेटा, कि आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके बेटा कहाँ क्या रहने वाले हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके बाबू होमवर्क रहने वाले। नहीं आएंगे फिर मैं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा, नहीं आएंगे मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके होमवर्क रहेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, सेम पैटर्न यही है, नंबर्स का फैक्टर्स करो, एचसीएफ एलसीएम निकालो और जांच कर दो इस फॉर्मूले से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे आपके पास बेटा वही अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2 2 3 3 नंबर है, इसमें भी रैंडमली कोई एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा, जो आप बोलो। मान लेते हैं हम लोग 18 19 और 25, नहीं 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। बच्चा ना इसमें क्या होता है बेटा, इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज होता है। ये देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर शुरुआत के लास्ट के 2 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। पहला हम करते हैं 8 थर्ड पार्ट, पहला हम करते हैं बेटा 8, 9, 25 वाला पार्ट, ठीक है बेटा। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे बेटा 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे बेटा 1 आ गया, ठीक है बेटा। 9 के फैक्टर करेंगे 3 से करेंगे बेटा 3, 3 से करेंगे 3 को 1 आ जाएगा। 25 के फैक्टर करेंगे बेटा 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। तो बेटा आप देखोगे 8 के फैक्टर करके आया 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर करके आया 3 की पावर 2, और 25 के फैक्टर करके आया बेटा 5 की पावर 2। तो क्या इसमें कुछ सर एचसीएफ निकालना है। तो सर एचसीएफ कैसे निकालें, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब बेटा कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो बेटा, तो एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो आपको पता ही है बेटा, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 की बड़ी पावर भी सर आपके पास 3 है, 3 की बड़ी पावर आपके पास 2 है, और 5 की बड़ी पावर भी आपके पास 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, 8 25 8 हो जाएगा बेटा 200, 200 गुणा 9 हो जाएगा आपके पास 1800। एलसीएम कितना आ गया बेटा आपके पास 1800 आ गया, है ना। तो जब आपको कुछ भी कॉमन ना नजर आए तो उस कंडीशन पे एचसीएफ मेरे भाई 1 होता है। सेम ऐसी क्वेश्चन अगर आप इसको करोगे तो ये 17 × 23 × 29, जब इसको करोगे ना आप, तो ये सारे के सारे आप देखोगे प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, 2 या 2 कितने भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर है, आप करोगे बिना तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। क्या हो जाता है बेटा, एचसीएफ 1। और एलसीएम तो आपको पता ही है, एलसीएम तो आपको पता ही है। तो इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिख दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख दे रहा हूं कि 2 या प्राइम नंबर्स का प्राइम बोल रहा हूं, सॉरी बेटा, अभाज्य संख्या ना हिंदी में, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं बेटा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है ना। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर
होता है, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा कि आपको ना ऐसे लिखा हुआ बेटा कि HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9 है बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहानी बताता हूँ कि मैंने एक बार क्या कहा बेटा, जब मैं क्लास 10 को पढ़ा रहा था उत्तराखंड बोर्ड को, तो हुआ ये कि भाई उत्तराखंड बोर्ड को पढ़ाते पढ़ाते मतलब लास्ट दिन जिस दिन उनका बोर्ड एग्जाम था, तो मैंने शाम को पढ़ाया, अगले दिन एग्जाम था। मैंने बच्चों से कहा कि यार आप ना जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो मतलब मैंने बहुत मेहनत उन बच्चों के ऊपर करी थी और मैं सबसे बेस्ट बैच मेरी दुनिया का, मेरी दुनिया नहीं मतलब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अब तक का मेरा 8 साल 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ सबसे अच्छा बैच मेरा वही बैच था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और मैं ये वाली वीडियो उन बच्चों को भी भेजूंगा। ठीक है, हुआ क्या कि तो मैंने बच्चों से कहा कि यार आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, मैथ का एग्जाम देने, तो मुझसे मिलके जाना। तो अब बच्चे गए, आए, कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए, कुछ बच्चे लेट वेट हो गया, वैसे से नहीं आ पाए, वो सीधा स्कूल चले गए एग्जाम देने। अब वो जब यहाँ आए मेरे पास वापस एग्जाम दे के मतलब एग्जाम के बाद जब वो मुझसे मिलने आए, तो मुझे याद है मैं ऊपर बैठा था, मेरे ग्राउंड फ्लोर में, जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ, मेरे ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकानों के बाहर चुन्नियाँ टंगी रहती थी, स्टॉल टंगे रहते थे। तो वो आए, तो मैंने कहा वो कहाँ गई अंजलि अनीशा लोग कहाँ गए, है ना। तो अंजलि अनीशा लोग कहाँ गए, तो बच्चों ने कहा कि वो नीचे हैं, और मैं गया देखा तो वो नीचे 1.2 में मैंने आपको पहले बताया था इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ इरेशनल नंबर दिए होते हैं और हमें प्रूफ करना होता है ये कि रैशनल नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें हमें लिखा है बेटा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है बेटा, √5 एक अपरिमेय संख्या, हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे बेटा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर हम उसमें कुछ ऑपरेशंस करेंगे और देखेंगे कि परिमेय संख्या की कंडीशंस को तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, और अगर परिमेय संख्या की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गई। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर उसमें परिमेय संख्या की कुछ कंडीशन लगा के देखेंगे। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो परिमेय संख्या है जो हमने माना था, तो ठीक है वो परिमेय संख्या है, पर अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय नहीं है तो फिर क्या है, अपरिमेय है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया बेटा मैंने इसको, √5 को एक परिमेय संख्या। और अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 को मैं P/Q के बराबर लिख सकता हूं, वेयर जहां P और Q, वेयर सबसे पहली बात कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, जहां P और Q क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। और मुझे उम्मीद है सह अभाज्य संख्या आपको पता है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, सहभाज्य का मतलब होता है सर, सहभाज्य का मतलब होता है सर P और Q एक ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 1 को छोड़ के। P और Q ऐसे दो नंबर हैं कि कोई, सहभाज्य का मतलब क्या होता है सर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो क्या किया मैंने बेटा, √5 को मैंने परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q सहअभाज्य संख्या है, मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है बेटा, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा मतलब रटने वाला क्वेश्चन है, हालांकि पूरा समझाऊंगा पर प्रैक्टिस करके ही रटेगा। तो क्या करूंगा बेटा, मैं इसका क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं बेटा। यहाँ पे क्या कर देता हूं बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो √5 का वर्ग स्क्वायर कर देता हूं बेटा, 5 आ गया, P का स्क्वायर बेटा P² आ गया, Q का स्क्वायर बेटा Q² आ गया। ठीक है, और Q² यहाँ डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा P² इज इक्वल टू 5Q², P² इज इक्वल टू 5Q²। इसे मान लिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्या बेटा, P² इज इक्वल टू 5Q² को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखेंगे बेटा, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे क्या रहेगा आपका, आगे आपके पास क्या रहेगा बेटा, अगर हम आगे देखेंगे तो आगे आपका रहने वाला है ये, ठीक है। आपके पास बेटा 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा बेटा P²/5 इज इक्वल टू Q²। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है बेटा, P², या लिख देता हूं 5, यहां पे दिख रहा है बेटा मुझे 5 P² को पूर्णतः, लिखूंगा बेटा 5 P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 5 P² को विभाजित कर रहा है। चूंकि ये साइन होता है बेटा चूंकि का, चूंकि 5 P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 P को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर, वो जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 2
4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर बोले तो 16, अगर 2 बेटा 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका मतलब 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, यही तो होता है। चलिए वही मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, 5 अगर पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5 पी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, और जब 5 पी को पूर्णतः विभाजित करेगा तब मैं मान लेता हूं कि आंसर आपके पास आएगा आर बेटा, है ना भाई। 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, आंसर क्यू स्क्वायर आ रहा, मैं मान लेता हूं कि 5 जब पी को विभाजित करेगा, 5 बेटा जब पी को विभाजित करेगा, मान लेता हूं आंसर आएगा बेटा आर। अगेन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, तो पी अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन आप देखोगे बेटा समीकरण 1 से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर रख देता हूं, यहाँ पे बेटा पी स्क्वायर की जगह पे 5 क्यू स्क्वायर रख दिया बेटा अपॉन 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पी स्क्वायर की जगह पे 5 क्यू स्क्वायर कहां से रखा बेटा, समीकरण 1 से, कहां से रखा बेटा, समीकरण 1 से। तो बेटा 5 से इसको 25 को डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बेटा 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर लिखूंगा बेटा चूंकि क्यू स्क्वायर या 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे बेटा, तो अगर आप गौर से देखोगे तो 5 पी को विभाजित लिख रहा है यहाँ पे, 5 पी को विभाजित करेगा और 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, जबकि हमने पी और क्यू को क्या माना था बेटा, सहअभाज्य संख्या माना था। जबकि हमने पी और क्यू को क्या माना था बाबू, हमने पी और क्यू को सहअभाज्य संख्या माना था। इस हिसाब से तो कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड ही नहीं कर सकता, पर अभी हमें क्या दिख रहा है कि भाई पी को भी और क्यू को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या लिख देता हूँ बेटा इसके आगे, मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ कि 5 पी तथा क्यू, 5 पी तथा क्यू दोनों को क्या कर रहा है बेटा, दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। 5 पी तथा क्यू दोनों को पूर्णतः विभाजित क्या बेटा कर रहा है, 5 पी तथा क्यू दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अतः यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, उत्पन्न कर रहा है या विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। मतलब ये बात तो गलत हो रही है, कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि हमने रूट 5 को परिमेय संख्या गलत माना है। हमने रूट 5 को परिमेय संख्या क्या माना है बेटा, गलत माना है। अतः अगर मैंने रूट 5 को परिमेय संख्या गलत माना है, अतः ये क्या हो जाएगी बेटा, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही बेटा मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरी हिंदी बहुत खराब है, मैं अनस्टैंड लिख रहा हूँ, मुझे पता है बेटा, माफ करिएगा, बहुत समय बाद हिंदी लिख रहा हूँ, संख्या है। तो बेटा क्या आ गया आपके पास, अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या। तो देख लेते हैं मैंने क्या किया, दोबारा फिर से एक बार देखेंगे मैंने क्वेश्चन क्या किया बेटा, कि मैंने क्या किया, रूट 5 को मैंने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। मैंने मान लिया कि रूट 5 एक ऐसी संख्या है, मैंने मान लिया बेटा रूट 5 एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। फिर बेटा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो 5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, और यहां से क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया तो पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और फिर बेटा ये 5 मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ गया, तो 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। मुझे आंख से ऐसा दिख रहा है, अगर 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 पी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। और जब 5 पी को पूर्णतः विभाजित करेगा तो मान लेते हैं आंसर आएगा आर। अगेन मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, पी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से ये रख दी बेटा, इससे ये कट गया। फिर मुझे दिखा कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो ये बात यहां पे थोड़ा गड़बड़ा गई। मैंने देखा 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, जबकि मैंने माना है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब मैंने लिखा है बेटा कि 5 पी तथा क्यू दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और ये बात एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, क्योंकि हमने रूट 5 को परिमेय संख्या गलत मान लिया। अगर हमने रूट 5 को परिमेय संख्या गलत मान लिया, इसका मतलब रूट 5 एक ऐसी हो गई बेटा अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं इसमें भी माना कर लेता हूं बेटा मैं, माना 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है बेटा, मैं इसको मान लिया मैंने परिमेय संख्या। अगेन अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं लिख देता हूं बेटा 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो बेटा ये 3 माइनस में चल जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 हो जाएगा बेटा, और 2 अपॉन में आ जाएगा तो रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 2q माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है बेटा। तो आप अगर देखोगे तो बेटा इस तरफ अगर आप देखोगे बेटा, इस तरफ अगर आप देखोगे, ये आपके पास कैसी संख्या है, ये आपके पास अपरिमेय संख्या है। और इज इक्वल टू के इस तरफ आपके पास कैसी संख्या है बेटा, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है, जबकि बराबर नहीं हो सकती, और ये नहीं हो सकती, वही लिख देंगे बेटा। अतः यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः यह विरोधाभास क्या कर रहा है बेटा, विरोधाभास
उत्पन्न कर रहा है या विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो हम लिख देंगे बेटा अगर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है परिमेय परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है बेटा, ये अपरिमेय संख्या। ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना है ना, आपने लिखना है अतः यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, और ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न कर रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, और अगर हमने गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या तो फिर क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके अलावा मैं आपको पहले तो होमवर्क दे दूं, आपका होमवर्क है बेटा है ना, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको तभी ज्यादा बेहतर आएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन जब आप बेटा आपका होमवर्क रहने वाला है, आपको सिद्ध करना है बेटा यही क्वेश्चन अभी है ना, वीडियो के बाद √2 √3 √7 और ये तीनों आपको क्वेश्चन करने सेम पैटर्न से होंगे बेटा, इनको भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, सेम पैटर्न से ये क्वेश्चन होंगे, सेम पैटर्न से, ठीक है बेटा। चलिए जब बेटा करोगे ना तो आएगा, ध्यान रखना, बात मानोगे तो ध्यान रखना 100 आउट ऑफ 100 भी मारोगे, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में मेरे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 100 आउट ऑफ 99 भी नंबर आए हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें लेके आना ना। चलिए है ना, किसी भी बोर्ड एग्जाम में तो नंबर लेके आना, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी बात है ना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी अगर मैं देखूँ 1/√2 इसको देखेंगे अगर हम बेटा, तो 1/√2 इज इक्वल टू, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे बेटा, कि माना पहला पार्ट कर रहे हैं बेटा, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। अब तो सारे इजी क्वेश्चन है बेटा ना, परिमेय संख्या है, और अगर ये बेटा परिमेय संख्या है तो इसको बेटा मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, P/Q के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P√2 इज इक्वल टू Q, P√2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, Q हो गया, या अब हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बेटा, तो P√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगा बेटा P² इज इक्वल टू Q स्क्वायर है ना, और इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेता हूँ, फिर ये हो जाएगा बेटा P² इज इक्वल टू Q² फिर लिख देता हूँ बेटा, क्या लिख दूंगा, वही सेम बातें क्या, कि 2Q² को, चूंकि 2Q² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित क्या कर रहा है बेटा, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ठीक है बेटा। क्या लिखा मैंने, 2Q² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए 2Q को भी पूर्णतः विभाजित, 2Q को भी बेटा पूर्णतः विभाजित करेगा, और अगर 2Q को पूर्णतः विभाजित करेगा तो मैं मान लेता हूं कि आंसर R आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो Q²/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R² हो जाएगा, और यहाँ पे Q² की वैल्यू रख देंगे 2P², तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा आपके पास 2P²/4 इज इक्वल टू R², 2 से 4 कट जाएगा, P²/2 इज इक्वल टू R², यहाँ पे भी लिख देंगे बेटा क्या, कि 2P, चूंकि 2P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 2P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 2P² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ठीक है बेटा। इसलिए 2P को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, और अगर 2P को पूर्णतः विभाजित करेगा तो मैं मान लेता हूं बेटा कि है ना, अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे 2 बेटा Q को विभाजित करेगा और 2 बेटा P को भी विभाजित करेगा, जबकि हमने क्या माना था, ये एक परिमेय संख्या है, और ये भी साथ में माना था हमने, ये भी साथ में मान लेते हैं बेटे, वेयर P एंड Q, P और Q कैसी संख्या है बेटा, सहभाज्य है ना, ये सेम पिछले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बेटा, सहभाज्य। अब सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह थ्योरेटिकल पार्ट लिख देना है, क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्या है, तो हमने माना था P और Q सहभाज्य संख्या है, और 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या मान दी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, और अगर हमने गलत मान लिया परिमेय संख्या है तो कैसी हो जाएगी बेटा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको इसके जो वो होंगे ना थ्योरेटिकल पार्ट होता है, आपको बुक्स में एग्जांपल्स में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बस बेन बातें समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे रट तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पार्ट्स हैं, इसी के कुछ पार्ट्स है बेटा, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ने वाला है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बेटा। 7√5 को आप P/Q के बराबर मानोगे, ठीक है बेटा, और उसके बाद कुछ नहीं करोगे, 7 को अपॉन में लेके आ जाओगे, √5 इज इक्वल टू P/Q, P/7 हो जाएगा। तो इधर हो गया बेटा आपके पास अपरिमेय संख्या, इधर हो गया आपके पास परिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं है, फिर वही कंडीशन लिख दोगे है ना भाई, मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, 7 अपॉन में आ गया तो इधर अपरिमेय संख्या आ गई, उधर परिमेय संख्या आ गई, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लिख दोगे फिर ये वाली कहानी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने वही जब मैंने इसको परिमेय संख्या माना था, इसका मतलब मैंने गलत मान लिया, क्योंकि यार ये बात तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, मेरी बात समझिएगा, इसको मैं परिमेय संख्या मानूंगा, P/Q के फॉर्म में लिखूंगा, ये इतना ही करूंगा, बस देखूंगा परिमेय और परिमेय संख्या बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती, यहाँ पे बराबर आ रही है, इसका मतलब मैंने गलत मान लिया कि ये परिमेय संख्या, और अगर ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय है। सेम एज इट इज बेटा, अगर थर्ड पार्ट में भी अगर आप देखोगे तो 6 + √2 को पहले आप परिमेय मान लो मतलब P/Q हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू P/Q -6 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ इस तरफ आ गया परिमेय संख्या, इधर आ गई परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों बराबर हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सेम वही कंडीशन कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने गलत मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है बेटा। ये वाले क्वेश्चन आप पे आने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, मैं आपको अपना गिवन व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा ये है 7661999372, है ना। आप आपके मन में, आप जब इस वीडियो को देखोगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके मन में कोई भी दिक्कत आएगी, आपके मन में कोई भी सवाल आएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बेटा अभिषेक ABHISHEK अभिषेक पटोई, आप मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी क्या कर सकते हो बेटा, कनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी गणित से संबंधित, साइंस से संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट से एज अ स्टूडेंट आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आई विल सॉल्व इट बेटा, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज का वन शॉट हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन के साथ यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं बेटा। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा वो कुछ ऐसे रहने वाला है कि बेटा 3 घंटियां हैं आपके पास, 3 घंटियां, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है बेटा पेपर में, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। 3 घंटियां आपके पास, 1 घंटियां हर, सॉरी ट्रैफिक लाइट है, घंटियां नहीं है, ट्रैफिक लाइट है, 48 सेकंड बाद जलती है, दूसरी हर 72 सेकंड बाद जलती है, तीसरी हर 108 सेकंड बाद जलती है। तो बोल रहा है सुबह 8 बजे एक साथ अगर ये जली थी तो अगली बार कब, कितनी देर बाद ही दोबारा एक साथ जलेंगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, में 48 को फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे बेटा 24, 2 से करेंगे बेटा 12, 2 से करेंगे बेटा ये आ गया आपके पास 6, फिर 2 से करेंगे बेटा 3 आ गया, 3 से करेंगे आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली बेटा 72 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे बाबू तो 36 आ गया, 2 से करेंगे तो बेटा 18 आ गया, 2 से करेंगे तो बेटा 9 आ गया, 3 से करेंगे तो बेटा 3 आ गया और 3 से करेंगे तो बेटा 1 आ गया। सिमिलरली बेटा 108 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे बेटा 54 आ गया, 2 से करेंगे बेटा 27 आ गया, 3 से करेंगे बेटा 9 आ गया, अगेन 3 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे बेटा 1 आ गया। तो फैक्टर आपके पास 48 का फैक्टर आपके पास आ गया बेटा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 बेटा। 72 के फैक्टर आपके पास क्या आ गए, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और आपके पास 108 के फैक्टर करके क्या आ गए बेटा सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो आपके हमें एलसीएम निकालना है बेटा इस कंडीशन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा सर, यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर आ रहे हैं और 2 की बड़ी पावर है सर आपके पास 4 और 3 की बड़ी पावर है 3, तो मतलब आपके पास 16 नमा 144 144 सेकंड बाद सर ये दोबारा बजेंगे एक साथ, है ना। अगर 8 बजे एक साथ बदलती है तो अगली बार एक साथ कब बदलेंगे, 144 सेकंड बाद, 2 4 9 16 16 में 144 सेकंड, है ना। 144 सेकंड बाद, 144 बोले तो लगभग आपके पास 2 मिनट ना, 2 मिनट 20 सेकंड। अगर टाइम बताऊं मैं भी 8 बजे एक साथ बज रही है तो अगली बार ये बजेंगे बेटा 8:02 पे, और सेकंड कितने हो रहे होंगे उस टाइम 144 सेकंड, मतलब 2 मिनट और 24 सेकंड और 24 सेकंड बेटा। इस समय पे ये दोबारा एक साथ घंटियां बजेंगे बेटा, इस समय पे दोबारा घंटे एक साथ बजेंगे। तो घंटियां बजने वाला क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम आपको निकालना है। आज का वन शॉट बेटा हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आई होप सो आपका ये वन शॉट बेटा बहुत काम आएगा आपका, इवन जो एग्जाम में है, मैं बता रहा हूं बेटा, जितने भी उत्तर यूके बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने पीछे ही आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है बेटा। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर का जो वन शॉट हो, इस चैप्टर का हो, जो भी आप चाहते हो तो प्लीज बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। जल्द मिलेंगे आपसे, मिलता रहूंगा। ये अभिषेक पटोई उत्तराखंड में क्रांति लेके आनी है बेटा, उत्तराखंड का हर बच्चा पढ़ेगा और अच्छी एजुकेशन लेगा। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी।